कार्य, सामर्थ्य और ऊर्जा, ये अगला चैप्टर आपको बताना है। ठीक है, वर्क, पावर एंड एनर्जी। इस चैप्टर में आपको कार्य के बारे में पढ़ना है कि कार्य क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। जैसे धनात्मक कार्य होता है, ऋणात्मक कार्य होता है, शून्य कार्य होता है। ठीक है, कार्य के कौन कौन से मात्रक हैं, ठीक ना। परिवर्ती बल के द्वारा कैसे कार्य होता है, जैसे किसी वस्तु पर बल लगा हुआ है और वो बल जो है परिवर्तित हो रहा है, ठीक है ना, तो उस अवस्था में कार्य कितना होता है, कैसे निकालते हैं कार्य को हम। कार्य के बाद फिर हम पढ़ेंगे पावर के बारे में, शक्ति या सामर्थ्य। आपने पढ़ा भी होगा इसके बारे में, हमको लगता है 9th-10th में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। और लास्ट में एनर्जी के बारे में, एनर्जी कंजर्वेशन कैसे होता है, कौन कौन सी एनर्जी होती है, स्थितिज ऊर्जा के कितने भेद कौन कौन से होते हैं। ठीक है, ये सब पढ़ना आपको है। लेकिन सबसे पहले हम आते हैं इस पर, कार्य पर। क्या पढ़ेंगे सबसे पहले हम, कार्य क्या होता है। देखिए, जब किसी वस्तु पर आप बल लगाते हैं और बल लगाने पर उस वस्तु पर बल की दिशा में, उस वस्तु को आप बल की दिशा में कुछ विस्थापन दे पाते हैं। समझ रहे बात को। जैसे कोई गेंद रखी हुई है, उस गेंद पर आपने बल लगाया और बल लगाने के बाद क्या किया, उसको डिस्प्लेस कर दिया, उसको, ठीक है ना, उसको विस्थापित कर दिया, तो उस अवस्था में कहा जाएगा कि कार्य आपने किया है। कहने का मतलब विज्ञान के दृष्टिकोण से बता रहा हूं। वैसे सामान्य अवस्था में क्या है कि अगर ये दीवार है, इस दीवार को आप धक्का दे रहे हैं, खूब बल लगा रहे हैं, आपकी एनर्जी लूज हो रही है, एनर्जी लॉस हो रही है, आपकी खत्म हो रही है एनर्जी, लेकिन उसके बाद भी विज्ञान के दृष्टिकोण में आपने कोई कार्य नहीं किया है, क्योंकि ये डिस्प्लेस नहीं हुई, ये अपने स्थान से विस्थापित नहीं हुई। तो जब तक कोई वस्तु अपने स्थान से विस्थापित नहीं होगी, अर्थात जब तक उसका विस्थापन पॉजिटिव नहीं होगा, तब तक आप कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो कार्य के लिए विस्थापन का होना आवश्यक है। तो अगर बल की दिशा में विस्थापन हो रहा है, जैसे हमने क्षैतिज बल लगाया हुआ है, विस्थापन भी क्षैतिज ही हो रहा है, तो उस समय मैक्सिमम वर्क होता है, अधिकतम कार्य होता है। ठीक है ना। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप जिस दिशा में बल लगाएं विस्थापन भी उसी दिशा में हो, ये कोई ज़रूरी तो है नहीं। जैसे मान लीजिए किसी ऊंचाई पर आप खड़े हुए हैं, ठीक है, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर ऊंचाई पर आप खड़े हुए हैं और रस्सी के माध्यम से कोई वस्तु जमीन पर है, उसको आप ऐसे भारी वस्तु को खींच रहे हैं, तो बल तो लगा रहे हैं आप तिरछा, लेकिन वह वस्तु जो है जमीन पर लुढ़कते हुए, जैसे लकड़ी का कोई गट्ठर मान लीजिए बड़ा सा है, उस लकड़ी के गट्ठर को आपने रस्सी से बांध लिया है और बांधने के बाद क्या किया, उसको तिरछा जो है आप किसी ऊंचाई वाले स्थान पर खड़े होकर के उसको खींच रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि वस्तु जो है, ठीक है ना, वो क्षैतिज रूप में आएगी। तो बल आपने लगाया था तिरछा, लेकिन वस्तु आएगी क्षैतिज रूप में। तो हम कह सकते हैं उस अवस्था में कि बल की दिशा में विस्थापन नहीं हुआ है, लेकिन उस समय भी कार्य होगा। तो क्या करेंगे, हम देखेंगे कि बल की दिशा में विस्थापन नहीं है, तो विस्थापन जो जिस डायरेक्शन में हुआ है, उस डायरेक्शन में कितना बल काम करेगा। जैसे एग्जाम्पल तौर पर लीजिए, ये वस्तु मान लीजिए एक बिंदु है O, यहाँ पर कोई वस्तु है, उस वस्तु पर आप बल लगा रहे हैं, ये बल आपका है F बल लगा हुआ है, इस वस्तु पर तिरछा लगा हुआ है और वस्तु ये विस्थापित हो रही है सीधे इधर क्षैतिज। वस्तु में विस्थापन हो रहा है क्षैतिज और आपने बल लगाया है तिरछा ऐसे। इस समय बल और विस्थापन के बीच का जो एंगल है वो मान लो थीटा है। कितना दूर आपने विस्थापित किया है, मान लीजिए आपने d दूरी विस्थापित किया है। कहीं कहीं किसी किसी किताब में s मिलेगा आपको, कहीं कहीं d मिलेगा, तो उसमें कोई कंफ्यूजन आप मत करिएगा। ये दूरी है, विस्थापन है। तो ये बल की दिशा में जो बल आपका लगा है तिरछा, विस्थापन हो रहा है क्षैतिज, जो विस्थापन हो रहा है वो क्या है, d आपका है। ठीक है ना, विस्थापन क्या है, ये d है। अब कार्य की परिभाषा में कहा जाता है कि बल और बल की क्रिया रेखा में, है ना, जो दूरी तय की जाती है, यानी बल की दिशा में जो दूरी तय की जाती है। अब क्योंकि बल लगा है तिरछा और दूरी तय की जा रही है क्षैतिज, तो क्या करना पड़ेगा, हमको इस बल का घटक निकालना पड़ेगा। तो आपको पता है कि अगर कोई सदिश राशि है
तो उसका वियोजन हो जाता है। यहाँ जो वियोजन होगा वो हो जाएगा एफ कॉस थीटा, एक वियोजन ऊपर भी होगा, ये हो जाएगा एफ साइन थीटा। तो एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा इस बल के दो घटक हो जाएंगे, ठीक है। एक एफ कॉस थीटा होगा और दूसरा आपका एफ साइन थीटा होगा। तो एफ साइन थीटा से हमसे कोई मतलब नहीं है, क्यों? क्योंकि विस्थापन हमारा क्षैतिज हो रहा है, तो विस्थापन की दिशा में जो बल कार्य करेगा उसी से हमको मतलब है बस। ये क्या काम करेगा? ये पिंड के भार को हल्का करेगा, मतलब पिंड जो है वो हल्का हो जाएगा। इसीलिए किसी पिंड को खींचना आसान होता है और धकेलना मुश्किल होता है, क्योंकि जब आप खींचते हैं किसी पिंड को तो इस बल का जो घटक होता है वो इस वस्तु के भार को हल्का कर देता है, कम करने का प्रयास करता है। तो पिंड जब हल्का हो जाएगा तो आसानी से वो मूव करेगा, आसानी से चलेगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? अब कार्य अगर निकालना आपको है तो कार्य बराबर हो जाएगा बल। तो बल की जगह क्या लिखेंगे? एफ कॉस थीटा, क्योंकि बल हम एफ नहीं लेंगे। अब विस्थापन की दिशा में जो बल आएगा वो बल हम लेंगे। तो क्या हो जाएगा? एफ कॉस थीटा और विस्थापन यहाँ हो जाएगा डी। तो आपका फार्मूला बन जाएगा एफ डी कॉस थीटा, या कहीं अगर विस्थापन के लिए जो सिंबल है एस लिया हुआ है तो सूत्र बनता है एफ एस कॉस थीटा। समझ गए? ये कार्य का फार्मूला हो गया। W इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ एस कॉस थीटा। क्लियर बात हो गई? ये कार्य का सूत्र है। कार्य जो हमारा है वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है कार्य? है 3 प्रकार कार्य होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पहला जो कार्य हमारा है वो पॉजिटिव वर्क है, या इसको हम बोलते हैं धनात्मक कार्य। क्या बोलते हैं? धनात्मक कार्य। दूसरा हमारा कार्य कौन सा है? दूसरे को हम बोलते हैं ऋणात्मक कार्य। क्या बोलते हैं इसको? ऋणात्मक कार्य। और तीसरे को बोलते हैं जीरो वर्क है, अर्थात ये शून्य कार्य है। तो पहला हमारा क्या है? धनात्मक कार्य है, दूसरा ऋणात्मक कार्य है, और तीसरा क्या है? शून्य कार्य है, ठीक है ना। चलिए पहला वाला जो आइए इससे, धनात्मक कार्य क्या होता है, ठीक है। अगर किसी वस्तु पर जो बल लगाया गया है ना, उस बल और विस्थापन के बीच का जो एंगल है, जो कोण है, वो क्या है? 0 to 90 के बीच में है। समझ रहे मेरी बात को? 0 से ज़्यादा है, 90 से कम है। तो आपको पता है कि थीटा की जो वैल्यू है वो अगर 0 से 90 के बीच में रहेगा तो cos थीटा का मान पॉजिटिव होता है। 90 हो जाने पर तो 0 हो जाता है। 90 की बात नहीं कर रहे हैं हम, 0 से ग्रेटर हो, 90 से लेस हो, तो उस अवस्था में कार्य हमारा क्या होता है? पॉजिटिव होता है, क्योंकि cos थीटा का मान धनात्मक होता है। जैसे इस कंडीशन में आप देखेंगे तो कार्य हमारा पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर यही विस्थापन हमारा, बल हमारा इधर लगा हुआ है, विस्थापन यहाँ हो रहा है, अर्थात बल और विस्थापन के बीच का जो एंगल है अगर वो 90 से ग्रेटर है और 180 से लेस है, 90 से 180 के बीच में है, तो क्या होता है? उस अवस्था में जो cos थीटा की वैल्यू है वो निगेटिव हो जाती है। और अगर ये वैल्यू निगेटिव हो जाएगी तो कार्य हमारा निगेटिव आ जाएगा। ठीक है बात को, है ना। तो कार्य क्या होगा? ये हमारा निगेटिव हो जाएगा उस अवस्था में। तो धनात्मक कार्य जो है वह कार्य होता है जिसमें बल और विस्थापन के बीच का कोण 0 और 90 अंश के बीच में रहता है। उस अवस्था में क्या होता है? ये धनात्मक कार्य होता है, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए गुरुत्वाकर्षण के अधीन कोई वस्तु जो है वह ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है। तो क्या करा? पृथ्वी जो है, बल देखो, बल लगाने वाला कौन वहाँ पे है? पृथ्वी है। तो पृथ्वी बल लगा रही है और वो पिंड हमारा ऊपर की तरफ है, फिर वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो बल लगा है नीचे की तरफ, विस्थापन भी हो रहा है नीचे की तरफ। समझ रहे बात को? तो बल और विस्थापन के बीच का कोण हो जाएगा 0। विस्थापन भी ऊपर से नीचे की तरफ हो रहा है, बल भी नीचे काम कर रहा है। तो उस अवस्था में जो कार्य किया जाएगा वो धनात्मक होगा। तो गुरुत्वाकर्षण के अधीन गिरते हुए पिंड पर पृथ्वी के द्वारा जो कार्य किया जाता है वो कार्य कैसा होता है? वो धनात्मक कार्य होता है। कैसा होता है? वो धनात्मक कार्य होता है। इसी के अगेंस्ट आप जाएंगे
जैसे मान लीजिए आप पृथ्वी किसी वस्तु को नीचे की तरफ खींच रही है और हम उसको जबरदस्ती करके किसी पिंड को ऊपर की तरफ उठा रहे हैं, ठीक है ना। तो पृथ्वी बल लगा रही नीचे की तरफ, गुरुत्वाकर्षण जो बल लगा वो नीचे की तरफ लगा हुआ है और हम उसको ऊपर की ओर डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो बल लगा है नीचे की तरफ, उसको विस्थापन हम दे रहे हैं ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर बल और विस्थापन के बीच का जो एंगल है वो 90 से ऊपर 180 हो गया, और cos 180 की वैल्यू -1 होती ही है, आप जान ही रहे हैं इस चीज़ को। तो उस अवस्था में जो कार्य होता है कैसा होता है, वो ऋणात्मक कार्य होता है। क्या कार्य होता है? ऋणात्मक कार्य। तो गुरुत्वाकर्षण के अधीन गिरता हुआ जो पिंड है उस पर तो धनात्मक कार्य होता है, और अगर अगेंस्ट उसके हम जा रहे हैं तो क्या होता है, ये ऋणात्मक कार्य होता है, ठीक है ना। दूसरा एग्जांपल लीजिए, अगर कोई कुली है ना, वो बोझा ले करके बस की छत पर, है ना, बस की छत पर अगर वो चढ़ता है तो उस अवस्था में क्या होता है कि किया गया जो कार्य है वो धनात्मक होता है। इसे ये बोझा लिया हुआ है मान लीजिए, और वो सीढ़ी पर ऐसे चढ़ रहा है, बस की छत पर पहुंचा रहा है, या सीधे जान लीजिए मकान की छत है तो मकान की छत पर जो है वो कुली बोझा लेकर के चढ़ रहा है, तो वो चढ़ेगा ऐसे, तिरछा चढ़ेगा ऐसे, है ना। और बोझा कैसे उठाया है? ऊपर को उठाया है, तो बोझे पर लगने वाला जो बल है वो ऊर्ध्वाधर है, और चढ़ाई कैसे तिरछी हो रही है, जो ये एंगल बनेगा बीच में वो 90 से लेस होगा। उस अवस्था में कार्य कैसा होगा? धनात्मक कार्य होगा। कार्य कैसा होगा? वहाँ पे धनात्मक कार्य होगा। तो कोई कुली अगर बस की छत पर सामान को पहुँचा रहा है तो धनात्मक कार्य कर रहा है, और अगर वो बस की छत से मतलब सामान को नीचे की तरफ उतार रहा है तो उस अवस्था में क्या हो रहा है? ऋणात्मक कार्य हो रहा है। समझ गए होंगे आप। और एक एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए कोई रस्सा कसी का खेल हो रहा है, ठीक है, रस्सा कसी वाला खेल हो रहा है, 2 लोग 4 लोग एक तरफ से खींच रहे हैं और 2 लोग 4 लोग एक तरफ से खींच रहे हैं। तो रस्सा कसी वाले खेल में क्या होता है कि एक आदमी अगर राइट की तरफ खींच रहा है तो दूसरा आदमी लेफ्ट की तरफ खींचेगा, ठीक है, एक आदमी राइट की ओर खींचेगा, दूसरा आदमी लेफ्ट की तरफ खींचेगा। तो उसमें जो पार्टी जीतेगी, भाई जिसकी तरफ रास्ता खींच के चला आएगा वही जीतेगी। इसका मतलब जो पार्टी विजयी होगी उस पार्टी के द्वारा जो बल लगाया जा रहा है उसी बल की दिशा में विस्थापन हो रहा है, और जो पार्टी हारेगी, है ना, उस पार्टी के द्वारा जो बल लगाया जा रहा है वो बल तो लग रहा है दूसरी तरफ, लेकिन उसका विस्थापन रस्सी का हो रहा है अगेंस्ट डायरेक्शन में। तो जो जीतने वाली पार्टी है, जो जीतने वाला दल है, उसके द्वारा किया गया जो कार्य होगा वो धनात्मक होगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना। जैसे ये आपकी रस्सी हो गई, मान लीजिए एक आदमी, कुछ आदमी मिलकर के इधर खींच रहे हैं, कुछ इधर खींच रहे हैं, ये वाली पार्टी जीत गई तो इनका बल इधर लगा हुआ है, विस्थापन भी इनका इधर की तरफ है, इसलिए इस जीत वाली पार्टी के द्वारा जो किया गया कार्य है वो क्या होगा? पॉजिटिव वर्क होगा वो। और यहाँ पर मान लीजिए बल लगा है इधर की तरफ और विस्थापन, तो रस्सी उधर जा रही है, विस्थापन इधर हो रहा है, तो यहाँ पर बल और विस्थापन के बीच का जो एंगल है वो 180 हो जाएगा, और इस पोजीशन में जो किया गया कार्य आपका होगा वो निगेटिव होगा। ठीक है ना। अब समझ गए होंगे आप कि पॉजिटिव वर्क क्या है, निगेटिव वर्क क्या है। तीसरा देखिए, ये जो जीरो वर्क लिखा हुआ है, जीरो वर्क या शून्य कार्य। शून्य कार्य में भी ऊर्जा व्यय होती है, लेकिन शून्य कार्य कब होगा? देखो, जब यही थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 90 डिग्री। जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी तो उस कंडीशन में जो कार्य आपका होगा वो जीरो हो जाएगा, है ना, क्योंकि W इक्वल टू क्या हो जाएगा? F इंटू एस इंटू कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू जीरो है तो पूरा ये आपका जीरो हो जाएगा। क्लियर बात हो गई? ये आपका जीरो हो जाएगा। चलिए, तो कहने का मतलब ये हुआ कि W इक्वल टू एफ इंटू एस इंटू कॉस 90, ठीक है, कर देने से क्या होगा? ये आपका वर्क जो है वो जीरो हो जाएगा। तो शून्य कार्य तब होता है जब बल और विस्थापन दोनों के बीच 90 अंश का कोण बनता है। समझ रहे बात को? बल और विस्थापन के बीच का जो एंगल है जब 90 डिग्री बन जाता है तो उस अवस्था में जो किया गया कार्य होता है वो जीरो हो जाता है। जैसे अगर कुली है ना, कुली मान लीजिए बस की छत पर सामान पहुंचा रहा है तब तो धनात्मक कार्य, लेकर उतर रहा है तो ऋणात्मक कार्य।
लेकिन अगर वो किसी प्लेटफार्म पर वो चल रहा है, कुली जो है वो किसी प्लेटफार्म पर चल रहा है क्षैतिज, तो उस अवस्था में विस्थापन जो है वो क्षैतिज हो रहा है और जो बल है वो ऊर्ध्वाधर काम कर रहा है। तो बल और विस्थापन के बीच का जो एंगल वहाँ पे है वो क्या होगा, वो शून्य हो जाएगा। समझिए बात को। या दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, कोई भी जो है वस्तु व्यक्ति जो है, अगर हम ये बाल्टी लेकर चल रहे हैं, मान लीजिए 2 बाल्टी लेकर के आप पानी को ढो रहे हैं मान लीजिए, तो आप चल रहे हैं क्षैतिज रूप में, है ना। बाल्टी को तो आपने उठाया है नीचे से ऊपर की तरफ, तो उस अवस्था में जो बल काम कर रहा है वो ऊर्ध्वाधर काम कर रहा है। और आप चल रहे हैं प्लेन सड़क पे चल रहे हैं या समतल जमीन पर चल रहे हैं, तो विस्थापन हमारा क्षैतिज हो रहा है। तो इन दोनों कंडीशन में क्या है कि दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है और किया गया कार्य शून्य होगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद एक एग्जांपल और, जैसे किसी वस्तु को बांध करके आप वृत्ताकार पथ में घुमा रहे हैं मान लीजिए, जैसे कोई छोटा सा टुकड़ा मान लीजिए है, पत्थर टुकड़ा है, ऐसे उंगली से बांध करके आप ऐसे घुमा रहे हैं, तो उस अवस्था में भी आपकी एनर्जी वेस्ट होती है ना। लेकिन विज्ञान के दृष्टिकोण में वहाँ भी कोई कार्य नहीं होता है, क्योंकि विज्ञान के दृष्टिकोण में कार्य तभी होगा जब बल और विस्थापन के बीच का कोण जो है वो 90 से कम होगा या 90 से ज़्यादा होगा। 90 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए ऐसे आप बांध करके घुमा रहे हैं, ऐसे समझ रहे बात को, तो यहाँ पर बल आप कहाँ लगाएंगे, बल लगाएंगे अंदर की तरफ। किसी उंगली के माध्यम से घुमाते हैं तो बल तो आप अंदर की ओर लगाते हैं ना, तो बल लगा है अंदर की तरफ। और विस्थापन, वृत्ताकार पथ में घूमता हुआ कोई कण है, जब उस पर विस्थापन पूछा जाएगा तो विस्थापन की दिशा इसकी क्या होती है, स्पर्श रेखीय। वृत्ताकार पथ में घूमते हुए कण के जो विस्थापन की दिशा होती है वो स्पर्श रेखीय होती है, और जो बल की दिशा होती है वो कैसी होती है, वो त्रिज्य होती है, मतलब त्रिज्या की दिशा में होती है। और त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, जानते ही पहले से हैं आप। ठीक है, त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पर लंब होती है। इसलिए वृत्ताकार पथ में घूमते हुए किसी भी वस्तु के द्वारा कोई कार्य नहीं होता है, क्योंकि वृत्ताकार पथ में घूम रही वस्तु तो अभिकेंद्र बल तो चाहिए ही। अभिकेंद्र बल की दिशा केंद्र की तरफ होती है, विस्थापन उसका स्पर्श रेखीय होता है, स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। इसलिए लंब अगर हो जाएगा 90 अंश का कोण बनेगा, तो उस अवस्था में कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा। ये बात हो गई इतनी सी। चलिए, तो धनात्मक कार्य क्या है, ऋणात्मक कार्य क्या है, आप समझ गए होंगे इस चीज को अब अच्छी तरह से। धनात्मक कार्य क्या होता है, ऋणात्मक कार्य क्या होता है, शून्य कार्य क्या है, ये तीनों आप जान गए होंगे। ठीक है, चलिए अब आप आ जाइए कि कार्य का मात्रक है ना, कार्य के मात्रक पे आ जाओ। कार्य के मात्रक पे आ जाओ। देखो W बराबर क्या होता है, F इंटू एस इंटू कॉस थीटा। ये व्यापक सूत्र इसका है, F इंटू एस इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कोई मात्रक तो होता नहीं, कॉस थीटा तो एक नंबर आएगा। ठीक है, थीटा की जो वैल्यू रहेगी उसी हिसाब से कॉस थीटा की वैल्यू निकलेगी। बल जो है इसका मात्रक होता है न्यूटन। ठीक है, किस सिस्टम में, एमकेएस सिस्टम में। एमकेएस बता रहा हूं, एमकेएस सिस्टम में जो बल का मात्रक है न्यूटन होता है, और जो विस्थापन है इसका मात्रक होता है मीटर। तो कार्य का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर, है ना। कार्य का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है। इसी को हम बोलते हैं जूल। क्या बोलते हैं, जूल। तो अगर कहा जाए एमकेएस सिस्टम में कार्य का मात्रक, तो आप बताएंगे न्यूटन मीटर, या उसको आप शार्ट में कर सकते हैं जूल होता है। अब एक जूल कार्य कितने के बराबर होता है, देखो एक जूल कार्य जो है तब माना जाएगा जब किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल आरोपित करके उसको 1 मीटर दूरी तक विस्थापित कर दिया जाए। अगर किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाया जाए और उस वस्तु को 1 मीटर तक विस्थापित कर दिया जाए, तो हम कह सकते हैं कि हमने 1 न्यूटन मीटर के बराबर कार्य किया, अर्थात इसको हम बोलेंगे 1 जूल के बराबर कार्य किया। कितना कार्य किया, 1 जूल के बराबर कार्य किया। तो 1 जूल कार्य वह कार्य होता है जो किसी पिंड पर, ठीक है ना, 1 न्यूटन का बल आरोपित होने पर 1 मीटर तक विस्थापित कर दे। ऐसे कार्य को हम बोलते हैं वो 1 जूल कार्य है। ठीक है, तो जूल जो है वो इसका मात्रक हो गया। इसकी वीमा जानते ही होंगे, देखो mL T⁻², ये वीमा होती है न्यूटन की, है ना।
और इसी में L से और मल्टीप्लाई कर दो तो ये बनेगा आपका mL²T⁻²। ये किसकी विमा हो जाएगी? ये कार्य की विमा हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका MKS सिस्टम में। अब अगर हम CGS में आते हैं तो देखो CGS सिस्टम जो हमारा होता है उसमें कार्य का जो मात्रक है वो न्यूटन की जगह क्या होता है? डाइन। क्या मात्रक होता है? डाइन, DYNE, डाइन। तो कार्य का बल का मात्रक, माफ कीजिए, बल का मात्रक होता है डाइन और विस्थापन है इसका मात्रक हो जाएगा सेंटीमीटर। तो डाइन सेंटीमीटर जो है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको अर्ग बोलते हैं। अर्ग, क्या बोलते हैं इसको? अर्ग बोलते हैं। तो कहने का मतलब कि जो कार्य है, कार्य का CGS सिस्टम में जो मात्रक होता है वो अर्ग होता है। और एक अर्ग जो कार्य हमारा है, ठीक है, एक अर्ग कार्य वह कार्य है जो एक डाइन का बल आरोपित करके किसी पिंड को 1 सेंटीमीटर विस्थापन दे दे। मतलब 1 सेंटीमीटर का विस्थापन हो जाए और 1 डाइन का बल आरोपित हो जाए तो उस अवस्था में जो कार्य होता है वो एक अर्ग होता है। ठीक है ना। अब 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होते हैं और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। इसलिए जूल में और अर्ग में अगर हम संबंध देखना चाहेंगे तो 1 जूल बराबर होता है 10�7 अर्ग। क्या होता है? 1 जूल बराबर 10�7 अर्ग। समझ गए बात को? तो ये आपका कार्य के बारे में हो गया। कार्य क्या है, कार्य कितने प्रकार का होता है, इसके एग्जाम्पल कौन से हैं, इसके मात्रक कौन से हैं, या पढ़ लीजिएगा। अब कल हम आपको सामर्थ्य के बारे में बता देंगे और उसके बाद तब एनर्जी के बारे में बताएंगे। ठीक है ना।